ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उतेत पुरुषः। पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत शासनानशने अभि। तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाजं ग्रीष्म इध्मशरद्धविः। सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः। देवा यद्यज्जन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद्यजात सर्वहुतः सम्भृतं प्रषदाज्यं पशुगुस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्रामयाश्च ये। तस्माद्यजात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दागुंसि जज्जिरे। तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः। गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः। यत्पुरुषं व्यदधुः कथिथा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरुपादावुच्येते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते।
धाता पुरस्ताद्य मुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्मयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाक महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी को जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायणाय। सरोज भट्ट जी, बबीता दलाल जी, सतीश कुलकर्णी जी आज बहुत दिन बाद दिखे, बबीता यादव जी, सविता उपाध्याय जी, अवी जी, स्वामी जी, उर्मिला जी, अंजलि जी, मुकेश जी, प्रेमनाथ जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या टॉपिक रखूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो है कंपैरिजन माफिया से किया जाए। तो माफिया आप लोगों ने जो है गॉडफादर देखी होगी, और अ, वैसे तो इटली में अगर आप जानते हैं सिसिली एक जगह है जहां पर जो है माफिया, वहां के लोगों को बहुत तेज चालाक समझा जाता है। तो ओमरता एक वर्ड है। ओमरता ये माफिया के लिए यूज होता है, और बहुत सारे माफिया फैमिलीज हैं, ये फैमिली बिजनेस की तरह से है। और इनका एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये माफिया का स्ट्रक्चर और ब्रह्म कुमारी संस्था का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। तो मैं आपको आज यही प्रूव करूंगी। अनिल जी आपको भी राम राम, राकेश जी आपको भी राम राम। तो मैं किसी पीबीके से आज सुबह से लगी हुई थी। ये लोग समझते नहीं है, दिमाग खा जाते हैं। कोई उषा नाम की लेडी है, वो मेरे को बार बार मैसेज करती है और अपनी पता नहीं क्या क्या लिख रही है और उसने यूट्यूब का कुछ कहा है, मेरे पीछे पड़ गई है मैं उसका यूट्यूब का देखूं। मैंने हल्का सा देखा, मेरे को सही लगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप वीरेंद्र देव दीक्षित की रिस्पेक्ट करती हैं, उसको फॉलो करती हैं? तो वो बात का जवाब नहीं दे रही है। अब बताओ, मैंने यस और नो में एक क्वेश्चन पूछा है, 3 बार से मेल का आदान प्रदान हो चुका है, और वो मुझे कहती है पहले अगर आपको मेरे 15 मिनट का यूट्यूब देखा होता तभी आपको आंसर मिल जाता, ये वो। अरे भाई, मैं पूछ कुछ रही हूँ, तुम कोई और आंसर दे रही हो। ये लोग समझते नहीं है, ये बस जो बताने आए हैं, अपना बकने उल्टी करने, वही उल्टी करते जाते हैं। इनसे कोई और क्वेश्चन पूछ लो तो उसका जवाब ही नहीं देते। ऐसे ही है, वो मेरा दिमाग खा गई है। वो भी शायद कनाडा की है, तो वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मतलब वो कनाडा की है, तो वो मेरे से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये लोग इसी तरह की हैं, ये लोग दिमाग खा जाती हैं। इससे मैंने 3 बार में एक ही क्वेश्चन पूछा है, डू यू बिलीव इन, क्योंकि उसने जो भी यूट्यूब में दिखाया है कनेक्शन ऑफ डॉट्स, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी। वो कोई पीबीके ने नहीं इन्वेंट करी है। पर मैंने उसको ये सब नहीं लिखा, मैंने उससे सिंपल एक सवाल पूछा कि वीरेंद्र देव दीक्षित को तुम वो करती हो कि नहीं, तो उसने उसका जवाब ही नहीं दिया अभी तक। हर बार अपना वीडियो की बातें करती है, मतलब सिर खा गई। आज मैं यहाँ पर आने से पहले मैं उसी से बातचीत कर रही थी। एनीवेज, हाँ बिल्कुल मेरे को इग्नोर करना चाहिए, एनर्जी वैम्पायर्स हैं। मैंने फालतू में उसको बोल दिया कि ये मेरा लास्ट मैसेज है, फिर भी एक और डाल दिया। मुझे अपने ऊपर ही खराब लग रहा है कि मैंने उसको फालतू में पूछा। क्यों मुझे इतनी बार पूछने की जरूरत थी उससे? मैं सोच रही हूँ कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूछ क्या रही हूँ। एनीवेज, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि आपको जो है ना जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि माफिया का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और जो ब्रह्म कुमारी का स्ट्रक्चर है, ये सेम है। तो अब मैं आपको प्रूव करती हूँ। मैं कोई भी चीज बिना प्रूव करे नहीं बताती हूँ। तो ये तो आपको पता ही है ना, मैं यहाँ पर गप्पाष्टक करने नहीं आई हूँ। आपको चीजें जो है दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले तो जी, सिंपली अ मैन, सपना चतुर्वेदी जी।
संदीप पटेल जी, डव जी, आप सभी को राम राम। तो ये एक साइट है जो ब्रह्म कुमारी उसकी साइट है। यही बताती है कि ओम शांति है ओमरता। अब ओमरता शब्द जो है ना वो माफिया के लिए आता है। तो यहाँ पर एक्स ये जो बीके है, अच्छा आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये वाली साइट पर मैंने सोचा कि मैं भी इसमें इसमें अरुण जी हैं। इस साइट पर वो रजिस्टर्ड है, लेकिन अब इन्होंने साइट बंद कर दी है। मैंने इसके रजिस्ट्रेशन पर कल लॉगिन करा। मैंने सोचा मैं भी इसमें जो है एक ऑप्शन है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कुछ है तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सोचा कि मैं भी जॉइन करके कुछ कर दूँ। अरुण जी ने मेरे वीडियोज़ डाले हुए हैं इसी साइट पे। तो उसको देख के मुझे लगा मैं भी इसको जॉइन कर लेती हूँ, तो मैंने अ, करा तो ये बार-बार इन्होंने ना कहा है, ये तो यूज़र नेम एक्सिस्ट करता है, यूज़र नेम एक्सिस्ट करता है। मैंने कम से कम 20 बार ट्राई होगा। मैंने उसको ना ऐसे करके जैसे अम, इस पर लैपटॉप पे ऐसे करके एलपीडीबी कोई भी ऐसी रैंडम नंबर्स ना वो डाले ना, तो कहता है ये यूज़र नेम लिया हुआ है। तो इन्होंने वो ऑलरेडी कोड में डाला हुआ है कि हर बार जब कोई रजिस्ट्रेशन करे तो उसको बोल दो यूज़र नेम करा हुआ है। तो वो 100 बार ट्राई करेगा, वो अपने आप थक के मना कर देगा, मतलब 100 बार तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 बार करेगा तभी वो फिर फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देगा इनका साइट। तो ये इन्होंने कर रखा है अपनी कोडिंग में, क्योंकि ये साइट ये चाहती ही नहीं थी ब्रह्म कुमारियाँ इसके ऊपर कोर्ट केस चला था। ये चाहती ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं देती हैं। मतलब अगर तुम इनसे डिफर करते हो तो तुम जो है पोस्ट ही नहीं कर सकते। ये वैसे वो हैं विचार जैसे कि अपने इस्लामियों के हैं। एनीवेज़ बैक आते हैं कि ओम शांति जो है वो अमरता है। अब इसी को मैंने हिंदी में किया है तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अम, कई बार सदस्य एक ये एक्सबीएल लिख रही है कि अल्लादीन नाम का कोई बंदा है, उसने ब्रह्म कुमारीज को माफिया कहा है। तो ये कह रही है कि माफिया जो है, ये बात बिल्कुल ऑनेस्टी की है कि ये बिल्कुल माफिया जैसे हैं। और ये इसको बताने के लिए कह रही है कि मैं बीकेडब्ल्यूएसयू की वास्तविक संरचना क्या है, मैं इस काम को प्रगति पर पेश करती हूँ। अब ये ना ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कह रही है कि बहुत लोग जो हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि ब्रह्म कुमारी आंदोलन की वास्तविक संरचना अनदेखी, अनकथित, अंतर्दिष्ट और खुले तौर पर चर्चा नहीं की गई है। लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। ओम शांति का कोड अक्सर ओमरता के बराबर है, या जैसा कि दादी जानकी कहती है, मत सोचो मत पूछो। यानी कि पूछो ही मत इनसे कुछ। ओमरता माफिया जैसे आपराधिक संगठनों में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और आमतौर पर इसे कोड ऑफ साइलेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मिनट, मेरे ना आंख पर बहुत वो आ रही है, तो मैं एक मिनट पर्दा लगा रही हूँ। सपना जी, ये लोग नहीं आती हैं। आप कह रही हो कि बीकेएस को लाइव लाए, उनके बहुत एक्सपीरियंस है, वो लोग नहीं आती हैं। ये लोग नहीं आती हैं। ये लोग वहीं से बैक में मेरे से बातचीत करना चाहती हैं। तो वापस आते हैं इस पर, तो ये कह रही है कि अम, ओमरता जो है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे माफिया, उसमें ये कोड ऑफ साइलेंस की तरह यूज होता है।
मतलब इसका अर्थ है राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग का स्पष्ट निषेध। इसके कानूनों और सेवाओं पर निर्भरता और परिवार व्यवसाय की चर्चा, भले ही कोई अपराध का शिकार या अपराधी हो। कहा जाता है कि कोड को विदेशी शासन का विरोध करने या विदेशी शासन के तहत हितों की रक्षा के रूप में अपनाया गया था। माफिया संस्कृति के भीतर ओमरता की शपथ तोड़ने के लिए मौत की सजा कहा गया है। ब्रह्म कुमारीज़ में हमें आभारी होना चाहिए कि ये केवल वरिष्ठों द्वारा निर्वासन और कोल्ड शोल्डर की शाश्वत आध्यात्मिक मृत्यु से दंडनीय है। अब ये इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या है? वो ये है कि ये मतलब इनका जो रूल है ओमर्टा का, जो कि माफिया का एक शब्द है ओमर्ता, इसमें कोड ऑफ साइलेंस है। अगर कोई किसी ने हल्का-सा भी बताया, कुछ भी जो गतिविधियाँ हैं, चाहे अपराध के बारे में, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कोई भी बात करी जो अंदर हो रही है संस्था में, मतलब अभी भी मैं ब्रह्मकुमारी नहीं, माफिया में, जैसे माफिया संस्था में कुछ भी हो रहा है, अगर किसी ने एक वर्ड भी कहा, तो वो उसका दंड है मृत्यु। तो ये है कि वो लोग मृत्यु से दंड देते हैं। और बीके डब्ल्यूएसयू में भी अ, ये जो कोड ऑफ साइलेंस है, यही है कि मत पूछो, मत सुनो। और ये क्या दंड देते हैं, ये मृत्यु दंड ऐसा देते हैं कि जीवित व्यक्ति को वो कर देते हैं, कट ऑफ। मतलब अब तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई भी वो नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, तुम अकेले कट के हो गए। तो ऐसे लोगों को ये लोग आइसोलेट कर देते हैं, मतलब आइसोलेट वर्ड भी नहीं बल्कि शन कर देते हैं। अब जो बीके संस्था में ही रह रहा है, उसको शन कर दिया तो उसको बड़ी घबराहट होगी। अब वो क्या करे, किससे बात करे, कहाँ जाए, क्या करे? तो इसलिए ये मृत्यु के बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं माफिया में, बोल नहीं सकते। इसलिए इन लोगों को, ये लोग कभी पैनल पे नहीं आते क्योंकि ये कुछ ना कुछ बोल जाएँगे। आगे देखते हैं। अम, एक पुरानी सिसिलियन कहावत है, मैंने जैसा बताया ना, सिसिली एक जगह है इटली में, वहाँ पर ऐसे ही तेज तर्राट माफिया टाइप के लोग रहते हैं, उनका ओरिजिन वहीं से हुआ है। तो कहावत है, "स्यू ए सुरदू ओरबू ए तासी कैंपा सेंतानी इम्पासी", यानी वो जो बहरा है, अंधा है और चुप है, वह शांति से 100 साल जीवित रहेगा। मतलब कि अगर आप बहरे, अंधे और चुप हो, यानी कि अगर आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं और चुप हो, तो आप 100 साल तक जीवित रहोगे। और मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि सिंध के पास, मतलब कि सिंध में भी ऐसे ही है। जैसा कि सिसिली में है, वैसे ही सिंध में भी है। माफिया, जिसे अब हमने एक एक कंपैरिज़न तो देख लिया कि यहाँ पर कोड ऑफ साइलेंस है दोनों जगह पे। माफिया, जिसे कोसा नोस्ट्रा के नाम से जाना जाता है, माफिया का दूसरा नाम कोसा नोस्ट्रा है। एक इतालवी आपराधिक गुप्त समाज है जो 19th शताब्दी के अंत में इटालियन उत्प्रवास की लहरों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया में उभरा था। यानी ये जो यूएसए के ईस्ट साइड में और ऑस्ट्रेलिया में पहले इसके पदचिह्न देखे गए थे। माफिया न केवल कई अवैध क्षेत्रों में सक्रिय है, बल्कि संप्रभुता कार्यों का प्रयोग करने के लिए भी प्रवृत्त है। अब संप्रभुता क्या है? 1 मिनट। तो ये बहुत इल्लीगल कामों में है, और ऐसा नहीं है कि ये सॉवरेनिटी यानी कि अ, करते हैं, बल्कि ये आम तौर पर राष्ट्रीय अधिकारियों से संबंधित, जैसे कि विशिष्ट क्षेत्रों पर शासन, ये समूहों के एक ढीले परिसंघ के रूप में कार्य करता है, जिसे कोशे या परिवार कहा जाता है। प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र पर संप्रभुता के साथ एक शहर या गांव, एक बड़े शहर का एक पड़ोस, एक राष्ट्र, इसे उनके सामाजिक संरचनाओं के भीतर होने का तरीका और अपने स्वयं की मूल्य की चेतना के रूप में देखा जाता है।
तो देखो ये ऑपरेट कैसे करता है कि ये एक इनका एक लूज़ ग्रुप रहता है, जिसको ये फैमिली बोलते हैं, जिसको कोशे भी बोला जाता है। और ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी, एक टाउन पर जो है इसकी सॉवरेनिटी रहती है। मतलब ये वहाँ पर अम, बॉस की तरह होता है एक टाउन या विलेज या नेबरहुड में। और इनका जो है, इनको अपना वर्थ के बारे में पता है। इस सोशल स्ट्रक्चर्स में मतलब इनकी बहुत हाई वर्थ है। हर एक फैमिली का एक टाइट पिरामिडल कमांड स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि एक कैपो फैमिग्लिया बॉस लीड करता है। और उसका सेकंड इन कमांड कौन है, जिसको सोट्टो केपो या अंडर बॉस कहते हैं। यानी कि हर एक फैमिली, तो इन्होंने क्या किया है, लूज लूज ग्रुप्स बना लिए हैं। अब एक ग्रुप यूएसए के एक साइड पर ऑपरेट करेगा। मैं जानती हूँ शिकागो में था एक, न्यूयॉर्क में माफिया था, माफिया फैमिलीज हैं जो रन करती हैं। और ये चुपचाप चुपचाप गुप्त समाज है। अगर इनके किसी भी बंदे ने कुछ चीज आउट कर दी या उससे कुछ वो हो गया, तो ये उसको मृत्यु दंड देते हैं। तो इनका एक बॉस होता है और उसके अंडर हैंड में एक कमांडर होता है। और एक तंग पिरामिड कमांड की संरचना है। नेतृत्व जो है वो कैपो फेमिग्लिया बॉस करता है, और उसके अंडर में एक अंडर बॉस होता है। और बहुत सारे सलाहकार होते हैं कॉन्सिग्लियर, जो कि सहायता देते हैं। उनकी कमान के तहत सैनिकों के समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक कैपोरेसिस्ट करता है। अब यानी कैपोरेसिस्ट जो है वो उनको लीड करेगा सैनिकों को। और ये ना मतलब एक बात और है कि जैसे मान लो एक ही ग्रुप में बहुत सारे जैसे लोग हैं, इनके एसोसिएट्स उनको कहा जाता है वैसे माफिया में। तो अगर किसी एक को दूसरे एसोसिएट के बारे में नहीं पता करते, ये लोग इतने गुप्त हैं कि एक जैसे मान लो एक बंदा है जो एसोसिएट है इनका माफिया का, तो वो अ, अपने बॉस से, जो इसका कॉमन व्यक्ति है, उससे जाके मिलेगा। अ, वो डायरेक्टली दूसरे एसोसिएट से बात नहीं कर सकता। एक एसोसिएट को अगर बात करनी होगी तो वो अपने जो लीडर है उसके थ्रू दूसरे एसोसिएट से बात करेगा। यानी आपस में ये लोग नहीं जो है वो करते कम्युनिकेशन। तो अपने सदस्यों के अलावा एक परिवार कई सहयोगियों का व्यापक उपयोग करता है। तो एक परिवार बहुत सारे जो इनके एडवाइजर्स हैं, सहयोगी हैं, उनके इनका यूज कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जो परिवार की सहायता करते हैं या काम करते हैं, लेकिन उन्हें सच्चे सदस्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए एक दोस्ताना राजनेता और महत्वाकांक्षी सदस्य। यानी कि माफिया जो है वो जो सोसाइटी में बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हैं लोग, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, तो उससे भी वो सहायता ले सकता है, लेकिन वो उसकी फैमिली का नहीं माना जाएगा, लेकिन वो उसका एक सहयोगी माना जाएगा। तो इस तरह ऐसे सहयोगों का ये लोग बहुत नेटवर्किंग का बहुत फायदा उठाते हैं माफिया। तो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े-बड़े जजेस, ये वो इन सब में उनके लोग बैठे हैं, जो कि मतलब सहायक हैं। वो उनकी फैमिली का, माफिया का सदस्य नहीं है, पर वो अ, सहायक हैं। एक सहयोगी को एक उपकरण से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता। यानी जो सहयोगी है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है, तो इसको वो अ, इंसान नहीं समझते, उसको एक टूल समझते हैं। मतलब कि ये टूल यूज़ कर लो, फलाना टूल यूज़ कर लो। यानी कि ये वाला पॉलिटिशियन यूज़ कर लो, जज टूल यूज़ कर लो, लॉयर का टूल यूज़ कर लो, ये उनको टूल समझते हैं। अम, एक एकल कैपो डी टूटी कैपी, ये क्या चीज़ है भई? अ सिंगल कैपो डी टूटी कैपी, यानी कि ये इनके वो हैं, ये इटालियन वर्ड्स हैं जो इनके पिरामिड के लोग हैं। बॉस ऑफ बॉसेस allegedly commands all the families। अच्छा, सिंगल कैपो डी टूटी कैपी जो है, ये एक बंदा है जो पूरे सारी ये ऐसी जो माफिया की बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनके ऊपर एक टूटी कैपी होगा। यानी कि एक रिंग लीडर, जिसको आप बोल सकते हो, एक रिंग लीडर बहुत सारे माफिया के ग्रुप्स को कंट्रोल करता है।
अम, मालिकों का मालिक कथित तौर पर सभी परिवारों को आदेश देता है। हालांकि यह विचार काफी हद तक एक मीडिया निर्माण है और वास्तविकता ये है कि माफिया पर तनावपूर्ण लेकिन सह उत्पादक संबंधों में मौजूद कई व्यक्तियों का शासन है। माफिया में शामिल होने के लिए मतलब अब ये कह रहा है कि ये तो एक मीडिया की बात है कि एक ही व्यक्ति सारे माफियाओं को कंट्रोल कर रहा है, पर एक व्यक्ति नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है एक्चुअली। माफिया में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आज्ञाकारिता। अब देखो ये गुण होने पड़ेंगे। अगर आपको कल को माफिया ज्वाइन करना है तो आपको ओबीडिएंट होना पड़ेगा, यानी कि जो कहा जाए वो करना पड़ेगा। क्षमता और यहां तक कि क्रूरता का आकलन करने के लिए दीक्षा, सावधानी पूर्ण पर्यवेक्षण। कुछ शब्द जो है मुश्किल है, मैं इसको हिंदी यहां देखती हूँ। तो अगर आपको माफिया ज्वाइन करना है तो आपको वो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे कि आप कितने ओबीडिएंट हैं और कितने रूथलेस हैं, कितने क्रूअल हैं। और अगर आप उनको धोखा देंगे तो फिर आपको तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। माफियोसो वो दूसरे माफियोसो को अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब जैसे आपका चुनाव हो गया, किसी और का भी चुनाव हो गया माफिया में, तो वो लोग आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उनको एक तीसरे जो म्यूचुअली नोन माफियोसो है, जो स्पेशली जो इनके ऊपर वाला होता है उसके थ्रू जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसको दूसरे को ऐसे बोलना पड़ेगा कि ये फ्रेंड है। मतलब कि जो नोन पर्सन है वही इस बात की पुष्टि करेगा। जैसे मान लो कि चुनाव हो गया, यहाँ पर विनी जी का डव जी का हो गया, ये दोनों माफिया में, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये दोनों माफिया में चुनाव हो गए, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये इसको विन्नी डव को फ्रेंड नहीं बोलेगी जब तक कि उर्मिला गोयल जो इन दोनों को जानती है वो उसको बोल दे कि हाँ भाई फ्रेंड डव, तब विनी भी उसको फ्रेंड बोलेगी। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। और पीकेडब्ल्यूएसयू की तरह माफिया, तो अब देखो यहाँ पर आज्ञाकारिता, क्रूरता, ये लोग ऐसे ही नहीं बना लेते। यहाँ पर बीके वाले भी बहुत ज्यादा जो है वो देखते हैं, हर एक को नहीं वो करते हैं। बीकेडब्ल्यू शुरू में तो सभी को से पैसा खींचना तो सभी से है, लेकिन बाद में किसको रखना है ऊपर के इनर सर्कल में वो देखते हैं। बीकेडब्ल्यूएसयू की तरह माफिया सख्त गोपनीयता में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन बात आई माफिया में और बीकेडब्ल्यूएसयू में, वो है गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। विदेशी भूमि में और आमतौर पर एक विदेशी और संहिताबद्ध भाषा में काम करते हैं जो बाहरी लोगों के लिए घुसना मुश्किल बनाते हैं। तो ये लोग एक सीक्रेसी में ऑपरेट करते हैं फॉरेन लैंड्स में। इन दोनों का माफिया भी ग्लोबली प्रेजेंट है, बहुत सारे देशों में है। बीके डब्ल्यूएसयू भी बहुत देशों में है। और ये लोग एक कोड लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे कि बाहरी लोगों को समझ नहीं आता। जैसे अगर यहाँ पर कोई शब्द बोले युक्त युक्त, तो वो चीज जो है बीके में आपस में बात नहीं करने देते। हाँ देखा, यही है ना, यही सब है। तो यहाँ पर भी कोडेड लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो अभी तक हमें तीन बातें पता चली हैं कि एक तो गोपनीयता दोनों में सेम है, दूसरा है ग्लोबल ग्लोबल प्रेजेंस है, ये भी विदेशों में है और ये भी विदेशों में है। तीसरा ये कि ये कोडेड लैंग्वेज यूज करते हैं माफिया, और बीकेडब्ल्यूएसयू भी कोडेड लैंग्वेज यूज करता है। आगे चलते हैं। जाहिर है माफिया प्राथमिक रूप से एक गंभीर अपराधी भूमिगत हो गया है, जबकि ब्रह्म कुमारी अपने धर्म में व्यापार करता है। तो ये जो है वो तो ग्राउंडेड है, क्रिमिनल अंडरग्राउंड रहते हैं, जबकि ब्रह्म कुमारी जो है वो रिलीजन में बिजनेस करता है। क्रिटिक्स जैसे कि अब इन पीबी के जो है वो बीके की बुराइयां करते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई देखो बीके वाले तो इलिसिट ट्रेड करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से।
मतलब कि ये वैध व्यवसाय में चले गए हैं और मोर्चों का संचालन करते हैं, जिसके पीछे वो अपने वास्तविक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। सार्वजनिक दान में दान करते हुए और समय पर मीडिया को आकर्षित करते हुए। यानी कि वो गुप्त, देखिए गुप्त दान तो कभी कोई बीके वाला करेगा ही नहीं। जब भी उसको दान करना होगा ना, तो वो 10 लोगों के सामने दिखा के करेगा। कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड का आ जाए या कोई पॉलिटिशियन मोदी जी, कोई भी मुर्मू जी आ जाएँ, कोई भी आ जाए ना, तो ये उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं और सब जगह गाते हैं कि भई ये तो ब्रह्म कुमारी उसमें आ गया, ये तो उसका खूब-खूब यूज़ करते हैं। तो ऐसा गुप्त दान तो कभी ये करेंगे भी नहीं, इनको कभी भी कुछ दान करना होगा, तो सबके सामने 10 लोग उनकी फ़ोटो खींचते हुए तब करेंगे। तो ज़ाहिर है माफ़िया प्राथमिक रूप से एक गंभीर अपराधी भूमिगत हो गया है, जबकि हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया। पीबी के जैसे आलोचक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक अवैध व्यापार का सुझाव देते हैं। जाहिर है हम यहाँ बहुत सूक्ष्म अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीकेडब्ल्यूएसयू के कुछ वित्तीय पहलुओं और स्थानीय कानूनों के पालन को किनारों के आसपास थोड़ा छायादार माना गया है। तो फाइनेंशियल क्राइम्स और बहुत सटल क्राइम्स ये करते हैं और ये शेडी भी हैं। शेडी मतलब ये संशय में आने वाले काम भी करते हैं। कोई भी बीके वॉचर तुरंत बीके जीवन की कई समानताओं और समानताओं की पहचान कर सकता है। कैपो डी टूटी कैपिस, लेफ्टिनेंट, मौन संहिता, भाषा जैसे लंदन परिवार, ब्राज़ील परिवार, वैध मोर्चों, सख्त पदानुक्रम, पिरामिड संरचनाएँ आदि। यानी कि अ, बीके वाले तो इमीडिएटली जो है बीके लाइफ को पहचान लेंगे इस माफिया के उसको देखते ही। कैसे उनका कोड ऑफ साइलेंस है, कैसे एक कैपो डी टूटी जो है वो इनका पूरे सबका सारे माफियाओं का एक बॉस है और जैसे इनका शांतिवन मधुवन है और लेजिटिमेट फ्रंट्स हैं। माफिया भी लेजिटिमेट बिज़नेस बाहर से करता है। और अंदर से इसका छुपा हुआ दूसरा रहता है और बीके वाले भी बाहर का दिखाने का कुछ और अंदर से कुछ। इनकी भी स्ट्रिक्ट हायरार्की है, यानी कि जो है कोई दीदी अपने मन से फ्रिज-विज खोल नहीं सकती है, उसको अपने ऊपर वाली से जाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करते हैं। दोनों में पिरामिड स्ट्रक्चर है। पिरामिड स्ट्रक्चर का मतलब ये है जो नीचे वाला है उस जितने बार नया बंदा आता जाएगा, आपने पिरामिड स्कीम्स देखी होंगी, जिनको नहीं पता है कि पिरामिड स्कीम ये है, जैसे कि मैंने एक चुटकुले से बहुत बार बताया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चुटकुला ये था कि एक आदमी था, वो ना एक शीशा लेके नदी किनारे बैठा हुआ था और उसको ऐसे-ऐसे हिला रहा था। तो दूसरा आदमी आया, उसने बोला, "तुम क्या कर रहे हो?" तो उसने कहा, "मैं मछली पकड़ रहा हूँ।" तो उसने कहा, "तुम ये कैसे तुम मछली पकड़ रहे हो?" उसने कहा, "ये नया टेक्नोलॉजी है मछली पकड़ने की, तो इसके लिए तुम्हें $100 देने पड़ेंगे।" तो उसने कहा कि, "भई ये तो बहुत ज़्यादा है।" उसने कहा, "नहीं तो फिर ये नई टेक्नोलॉजी है और इसमें इतने ही लगते हैं।" तो उसने कहा, "अच्छा।" उसने सोचा चलो मैं भी देखूँ ये कैसी टेक्नोलॉजी है, तो उसने दे दिए। तो उसने कहा कि, "भई ये कैसे तुम पकड़ते हो?" तो उसने कहा कि, "मैं ना ऐसे शीशा ऐसे-ऐसे करता हूँ, तो ना मछली जब ऊपर आती है तो उसकी आँखों में चमक आती है, तो वो पकड़ फँस जाती है।" तो उसने कहा, "अच्छा, तो वाक़ई ऐसे होता है?" तो उसने कहा, "तो तुम्हारी कितनी फँसी?" तो उसने कहा, "तुम 7वीं हो।" तो ये वही चीज़ है, पिरामिड स्ट्रक्चर मतलब जो नया आता जाएगा वो उतने पैसे मतलब उसका फ़ायदा सबसे नीचे वाले को होगा, फिर थोड़ा कमीशन ऊपर वाले को जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर, ऊपर, ऊपर ऐसे सबका कमीशन बंधा हुआ होता है। तो जितने लोग ऐड होते जाएँगे, जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठा है उसको फ़ायदा होता जाएगा, उसको घर बैठे कमाई होती जाएगी, यही पिरामिड स्कीम है। तो इन दोनों में पिरामिड स्कीम्स हैं। तो अम, कहाँ पढ़ रही थी मैं? हाँ। तो जो फैक्ट ये है कि रियल पावर स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेटेड है, यानी कि पावर किसके हाथ में है, बीके में भी नहीं पता, माफिया में भी नहीं पता। इसको डिस्कस भी नहीं करा जा सकता है एंड ऑब्वियसली अ, जो गवर्नमेंट के लिए लिखा जाता है उससे फ़र्क है। यानी कि गवर्नमेंट पे अगर कोई दादी जानकी के साइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दादी जानकी हेड हो गई सबकी। बल्कि इनके छुपे हुए लोग हैं, कौन क्या कितनी पावर रखता है ऊपर के उसमें। इट्स शिमरिक एंड कैमिलियन लाइक एबिलिटी टू चेंज, यानी गिरगिट की तरह जो है वो
रंग बदलते हैं। चिमेरिक कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता चिमेरिक क्या चीज़ है, तो वो गिरगिट के लिए ही दूसरा वर्ड होगा, लेकिन मैं ढूँढ सकती हूँ, 1 मिनट। मिथिकल एनिमल है कोई, मतलब जो ये एक माइथोलॉजिकल अम, जानवर है जो कि अपना वो नेचर बदल लेता है, जैसे गिरगिट है। तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। तो माफिया भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और बीके भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है, और इनका अंडरहैंड नेचर ऑफ एक्सपेंशन है, यानी कि ये अपनी पहचान बदलने की क्षमता और विस्तार करने की, ये अपने पूरे बिजनेस का कैसे अंडरहैंड विस्तार करते हैं। तो अब ये देखिए, ये पूरी संरचना है माफिया परिवार की। अब मैंने इसको हिंदी में करने की कोशिश करी है। तो ये है माफिया परिवार की संरचना की ऊपर एक मालिक है, जो जिसको कैपो डी टूटी कहते हैं इटालियन उसमें, और उसके नीचे एक अंडर बॉस है। अच्छा, मालिक सहायक, इसके पास एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स भी हैं जो इसको सलाहें देते हैं, और अंडर बॉस के अंडर में कैपोरेजाइम इनका इटालियन वर्ड है, जो इन पूरे परिवारों के मतलब लीडर हैं। जैसे एक सैनिक जिसको एसोसिएट कहते हैं, वो दूसरे सैनिक से तब तक फ्रेंड नहीं बोल सकता जब तक वो कैपोरेजाइम जो है उसको फ्रेंड कह के ना संबोधित करे। तो हर कैपोरेजाइम के नीचे बहुत सारे सैनिक हैं, और फिर इनको संबद्ध करना, इनको ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये, हाँ, इनके सॉरी, सोल्जर्स के नीचे एसोसिएट्स हैं। तो एसोसिएट वो है जो जाके एक्चुअली में खून करते हैं, जैसे किलर्स, जो किलर्स हैं वो सोल्जर्स के नीचे हैं एसोसिएट्स, ये सारे एसोसिएट्स ही हैं, मतलब एक तरह से सोल्जर ही एसोसिएट्स हैं, इन सबको एक टर्म दे दिया है एसोसिएट। तो ये माफिया परिवार की संरचना है। अब आप बीकेडब्ल्यूएसयू ब्रह्म कुमारी परिवार की संरचना देखेंगे तो क्या है, तो इसकी संरचना में भी मैं दिखाती हूँ, ये देखना इनकी भी कितनी सिमिलर सी है। तो यहाँ पर वीआईपी, अमीर और शक्तिशाली लोग, जैसे उसमें सलाहकार लोग थे, ऐसे इसमें भी अमीर और शक्तिशाली है। देखिए, इसमें सलाहकार है यहाँ पर, और इसमें शक्तिशाली और अमीर वीआईपी वगैरह हैं। दादियां सबसे ऊपर हैं, जैसे यहाँ पर कैपोडी टूटी था, वरिष्ठ भाई, दादा, और पश्चिमी लोगों के जो हैं, जो वेस्टर्न जितने भी सेंटर्स हैं उनके ऊपर के दादा वगैरह, इनके नीचे दीदियां आती हैं। दीदियों के नीचे जोन प्रभारी लोग आते हैं, जोन, एक एक जोन इंचार्ज आता है। एक जोन इंचार्ज की, जैसे मान लो कि कोई इंदौर सेंटर है, मतलब जैसे कोई मध्य प्रदेश का है या इंदौर जोन का, उसके अंडर में बहुत सारे सेंटर्स आ जाएंगे। तो ये सेंटर इंचार्ज जो है जोन इंचार्ज के नीचे हैं। उसके नीचे शिव शक्ति आर्मी है, जो कि ब्रह्म कुमारी फॉलोवर्स हैं। जो इनके जितने भी बाकी रेगुलर लोग हैं, वो सारे इनके सैनिक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था, ये सैनिक सैनिक सारे ये एसोसिएट्स हैं, ऐसे ही ये ब्रह्म कुमारी फॉलोवर्स हैं। और गैर बीके संपर्क आत्माएं, माइक्रोफोन आत्माएं, तो ऐसे लोग जो कि बीके में नहीं है लेकिन वो उनके संपर्क आत्माएं हैं। कुछ माइक्रोफोन आत्माएं हैं, कुछ सेवा योग्य पूर्व बीके हैं, एक्स बीके जो कि सेवा देते हैं, और इसके नीचे जो है शूद्र, जो कि गैर बीके हैं, जिनको अछूत मानते हैं ये। तो ये तो अलग ही हैं, देखिए ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इनको ये इनके अपने बिनीथ समझते हैं, यानी कि अपने से तुच्छ समझते हैं, और ये कटे हुए हैं, ये इस स्ट्रक्चर से कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये काफी कुछ सिमिलर सा है स्ट्रक्चर माफिया का और इसका। तो अब आप तुरंत दो मुख्य अंतर देखेंगे। सबसे पहले, नेतृत्व के ठीक बगल में अमीर, प्रसिद्ध या शक्तिशाली को दिया गया है ऊंचा पद।
तो ऊँचा पद आपको अध्यात्म की तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि जो वीआईपी हैं, जो कि बहुत अमीर हैं, पावरफुल लोग हैं, वो सबसे ऊपर पे हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल भोजन मिलता है, उनके लिए सब कुछ मिलता है। और माफिया में भी जो है ना, आपने देखा होगा कि जो जजेस वगैरह हैं, जो जिनको कि ये लोग कहते हैं ना, सहायक, ये कॉन्सिग्लियर, ये जितने भी इनके पॉलिटिशियंस, ये जितने भी एडवाइजरी इनके ग्रुप हैं, ये उसमें ऊपर प्लेस पे हैं। तो अ, मैंने इसे ऐसे व्यक्तियों को दिए गए विशेषाधिकारों और पहुंच के संबंध में जोड़ा और वरिष्ठों को शक्ति देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित को समझाने और रोमांचित करने के लिए संगति द्वारा स्थिति है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है और भगवान का काम होना चाहिए। तो अगर कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन करे कि भई वीआईपी को ऊपर क्यों रखा है, तो ये कहेंगे कि भई ये ऐसा तो भगवान का काम होना ही चाहिए इसलिए है। क्यों भगवान वास्तव में सेवानिवृत्त डिस्को सितारों, बॉलीवुड और एशियाई पॉप को उच्च सांस्कृतिक गतिविधियों पर पसंद करते हैं? अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं कि भगवान शिव बाबा या जो भी है, इनका बीकेडब्ल्यू का भगवान जो है, वो ऐसा कैसे है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो बड़े-बड़े ऊँचे पद पे नेता और पॉलिटिशियंस, जो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इतने-इतने लोग हैं, इन ये लोग कैसे, और इनके जो रॉक जो म्यूज़िक है, मैंने वीडियो नहीं दिखा सकती यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे जो बैंड्स हैं, जो रॉक बैंड्स हैं, उनको भी बीके वो कर रहा है। तो ये लोग कैसे हमारी जो इंडियन भारतीय संस्कृति है उसके ऊपर अच्छा समझता है भगवान। जो ये लोग ये बात कहते हैं कि भई ये तो भगवान का काम तो होना ही चाहिए, तो उनसे ये क्वेश्चन है। तो यदि आप अमीर, प्रसिद्ध और शक्तिशाली हैं, तो आपको मंच पर बैठने को मिलता है। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, या आप बहुत फेमस हैं या पावरफुल हैं, यानी कोई आईएएस ऑफिसर, जज हैं, या बड़े फेमस कोई स्टार हैं, या फिर कोई बड़े अमीर हैं, तब आप मंच पर बैठ सकते हैं। दूसरी बात, दादाओं और सेवा योग्य पश्चिमी लोगों को दिया गया प्रभाव और दर्जा है। यानी कि जो विदेशी बीके हैं, जिनको ये दादा और सेवा योग्य पश्चिमी लोगों को अ, ये दर्जा देते हैं स्पष्ट रूप से। हालांकि बीकेडब्ल्यूएसयू का पीआर चेहरा महिला है, जो कि शिवानी है, क्योंकि ये अपना जो भी कुछ करें, ये अपने पीआर पर बहुत पैसा खर्चते हैं, और शिवानी इनका बहुत बड़ा पीआर है। पीआर मतलब क्या बोलेंगे इसको, पीआर को? प्रमोशनल प्रमोशनल रिलेशंस, तो वो है। यह व्यापक रूप से संदेह है कि यह दादा हैं जो वास्तव में ब्रह्म कुमारी चलाते हैं, जैसे निर्वैर, रमेश शाह, आनंद किशोर आदि, और वे कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नीलिमा जी जब यहाँ पर आई थी, कि निर्वैर, इसने एक डंडा उठा के किसी को मारा था, बाबूराव को या जो भी, और जिसका कि नीलिमा जी ने जब विरोध किया, तो बाबूराव भी बाद में बदल गया। एक लड़की को मार रहे थे, तो वो लड़की भी बाद में बदल गई थी। तो ये जो लोग हैं, जो सेंटर पे बहुत समय से रहते हैं, ये बहुत पावरफुल हो गए हैं। ये इतने पावरफुल हो गए हैं वहाँ रह के, कि ये इनकी दादी की नहीं चलती, इनकी चलती है। आप देखो कि वो जो पुष्पा वाला केस हुआ था, जब अखबार में निकला था, जिसको पुड़िया खिलाकर और पागल बना रहे थे, तो दादी को पता था, वो दादी के पास गई थी माउंट आबू में शिकायत करने। तो नतीजा क्या हुआ, उसके हाथ पैर बांध के उसको तहखाने में 4 दिन भूखा प्यासा छोड़ दिया। तो क्या ये जो दादियां हैं, ये तो खाली बाहर की है, इनके असली में कुछ दादा हैं, जैसे निर्वैर भाई, ये लोग चला रहे हैं इंस्टीट्यूट को गुंडागर्दी से। तो यहाँ पर देखो, रमेश शाह, आनंद किशोर, ये नाम है, ये उसके बावजूद सत्ता रचना के साथ निर्विवाद रूप से अचल स्थिति रखते हैं। शायद जूनियर करुणा शेट्टी ऐसे भी व्यक्ति हैं, भी इस रैंक में जगह बना लेंगे। तो जो जूनियर है,
प्लेस्ड है लेकिन गुंडागर्दी में ज़्यादा है, वो भी उस स्थान पर आ जाएगा। और ये तो ईस्टर्न साइड पर। अब वेस्टर्न साइड पर विभिन्न स्तरों पर उच्च प्रोफ़ाइल या उच्च प्रभाव वाले व्यक्तियों को कुछ वहन किया जाता है, लेकिन उनके कुख्यात बीकेडब्ल्यूएसयू विश्व दृष्टिकोण के भीतर मनमौजी प्रकृति के कारण सभी रैंक और विशेषाधिकार नहीं होते हैं। वे स्थानीय संस्कृतियों के लिए बीके संदेश को ट्यून करने में सहायता करते हैं। परिचय बनाने के लिए माफिया विवरण के ऊपर देखें। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम में, वेस्टर्न में जो दादियाँ, दीदियाँ रहती हैं, ये लोग जो जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में इतना नहीं पता है, तो वो लोग जो वेस्टर्न बी के फॉलोअर्स हैं, उनको इस बारे में अवगत कराते। अम, परिचय बनाने के लिए और स्वीकार्य चेहरे के रूप में उदाहरण के लिए नियमित नीली आंखों वाले गोरे लोग जो गोल्डन बाल पुरुष और महिला दोनों जिन्होंने बीकेडब्ल्यूएसयू के सार्वजनिक चेहरे को पकड़ लिया है, वे अपने गोरे लोगों को पसंद करते हैं और सफेद चेहरे अन्य भूरे रंग को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न जो सेंटर्स हैं, उनमें ये लोग क्या भेदभाव करते हैं कि जो ज़्यादा व्हाइट्स और जिनकी ब्लू आईज़ और ब्लॉन्ड हेयर हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है मैंने अपने बाल क्यों ब्लॉन्ड कर रखे हैं? मैंने भी इसीलिए कर रखे हैं। मैंने इसलिए कर रखे हैं, मैं बहुत साल तक जो है वो ढूँढती रही यहाँ पर कोई लड़का मुझसे शादी कर ले, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। सब लोग ब्लॉन्ड लड़कियों को पसंद करते थे। तब से फिर मैंने अपने बाल ब्लॉन्ड करने शुरू कर दिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड को भी अच्छी लगूँ, सबको अच्छी लगूँ मैं। तो मैंने भी अपने आप को मेंटेन किया, ठीक है ना? तो मैं भी समझ गई इस बात को कि जो है वो अगर मुझे ऐसे रहना है मैरिज करके, क्योंकि बिना मैरिज करे रहने से तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं। तो मैरिज करके रहो लेकिन अपने संयम से रहो। तो अब मैंने जो है अब आप इस पे आते हैं कि ये लोग भी जो है गोरे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर ये व्यक्ति अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और हम बी के इतिहास के माध्यम से चार्ट बना सकते हैं कि वे कौन हैं। दूसरे मामले में वे खुद बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हैं। हाल के वर्षों में नेविल हॉकिंस, प्रेस और मीडिया, ब्रायन बेकन, एसएमएल, अच्छा ये भी ब्रायन बेकन भी, माइक जॉर्ज और निकी द कॉर्टरेट मार्केटिंग और डायने टिलमैन वैल्यू एजुकेशन, यहाँ पे नाम पढ़ना आसान होगा। तो ये लोगों ने डायन टिलमैन, जूडी रॉजर्स, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी एंड सो ऑन, और शुरुआती सालों में साइमन विवियन, रॉबर्ट शुबो एंड व्हाट वाज अदर ब्रदर फ्रॉम लंदन कॉल्ड द लर्न्ड हिंदी एंड ओपनड अप इन साउथ अमेरिका। मतलब एक और भाई था, उसने तो हिंदी भी सीख ली और साउथ अमेरिका में एक सेंटर खोल लिया। और ये सारे लोग जो हैं अपने बन गए, इन्होंने पोजीशंस ले ली वैल्यू एजुकेशन में, मार्केटिंग में, इंक्वायरी में। और अ, और उनके फॉर्च्यून, जो उनके पास धन आता था, वो भी जो है आता भी था और चला भी जाता था। तो सबसे नीचे बीकेडब्ल्यूएसयू के रैंक और फाइल के तहत आप गैर बीके संपर्क आत्माओं को भी देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि चार्ट में अगर वापस आए, तो हमने देखा कि इस चार्ट में गैर बीके संपर्क आत्माएं हैं, माइक्रोफोन आत्माएं हैं, सेवा योग्य पूर्व बीके हैं। तो इसके बारे में क्या है कि जो शायद सोचते हैं कि वे आंदोलन का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तव में ऊपर के माफिया की तरह बीके को दान करके अपना भाग्य कमाने वाले उपकरणों के रूप में देखा जाता है, जिन्हें उठाया जाता है, नीचे रखा जाता है और जरूरतों के अनुसार अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये बता रहा है कि ये जो गैर बीके संपर्क आत्माएं हैं, ये खाली टूल्स हैं। जब इनको जरूरत पड़ेगी वो उसको उठा लेंगे, यूज करेंगे, वापस रख देंगे। ये वो लोग हैं। और जरूरतों के अनुसार अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। बीके के भौतिक परिवार के सदस्यों के साथ इनमें शामिल हो सकते हैं स्थानीय सरकार। अब ये गैर बीके संपर्क आत्माएं कौन है? ये हैं जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है,
जो आपके एम्बेसी के कर्मचारी हैं, मीडिया के संपर्क के लोग हैं, कलाकार हैं, कानूनी पेशे वाले हैं, सामग्री आपूर्तिकर्ता हैं, रख-रखाव करने वाले लोग, आदिवासी महिला मज़दूर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई, आदिवासी महिला मज़दूर, इससे तो ये बहुत कमा सकते हैं उसकी फ़ोटो दिखा के। और अन्य सभी सामान्य शूद्र रिफ-रॉफ बीकेडब्ल्यूएसयू अधिपतियों को सत्ता के लिए अपने प्रयास और महत्वाकांक्षा में नियमित रूप से निपटना पड़ता है। जाहिर है निचले लोगों के बीच कुछ आंदोलन है, उदाहरण के लिए अस्थिर या बाहर निकलने वाले बीके शिव शक्ति सेना के रैंकों के संपर्क आत्मा या शूद्र लोगों में गिरते हैं। अब जिसने बीके छोड़ दिया, वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी यानी कि शूद्र वाली कैटेगरी में चला गया, जिसका कि बीके से कोई लिंक नहीं है, वो शूद्रों में गिर गया। मॉडल दोनों भूमिगत आंदोलनों की गैर महापाषाण संरचनाओं के सामने समान को भी रेखांकित करता है। माफिया, और अब देखो ये इन्होंने हमने पूरा ये सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं माफिया में और इसमें सिमिलैरिटी। 5वां पॉइंट है कि माफिया और बीकेडब्ल्यूएसयू दोनों में प्रत्येक क्षेत्र, परिवार और यहाँ तक कि केंद्र अन्य सभी परिवारों से स्वायत्तता की डिग्री के साथ संचालित होता है। ये मेरे को इंग्लिश में देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वो ब्रह्म कुमारी की तरह एडहॉक बेसिस पर या फिर डिपेंडेंट। अच्छा, मतलब कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, माफिया का भी और बीके का भी, मैं नीचे का और नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये सारे लोगों ने थैंक किया, बस यहीं तक है। तो ये दोनों जो माफिया भी है और बीकेडब्ल्यूएस ये है, ये डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता से ऑपरेट करता है दूसरे फैमिली से। यानी कि एक सेंटर इनका जो है स्वतंत्र रहेगा दूसरे सेंटर से। स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को लाइसेंस दिया गया है कि वो ब्रह्म कुमारी की तरह या अपेरेंटली एडहॉक बेसिस पे और स्पेशली डिपेंडेंट में, जैसा कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है और जितना कि वो मूला यानी कि डॉलर्स को पुल कर सकते हैं। बहुत रियल कमीशन पे प्रिविलेजेस एंड रिस्पेक्ट जो है वो पे बैक करते हैं बॉस ऑफ बॉसेस, यानी पूरे जो इस माफिया का बॉस है उसको, सीनियर और दूसरे इक्वल्स। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे भी देख लेती हूँ। तो बहुत वास्तविक कमीशन, विशेषाधिकार और सम्मान बॉस ऑफ बॉस, सीनियर्स और अन्य बराबर के लोगों को वापस भुगतान किया जाता है, जो नियमित रूप से मध्ययुगीन रॉयल्टी की तरह अपने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यों का सर्वेक्षण करने के बारे में जाते हैं। पुरस्कार और विशेषाधिकार उन लोगों को दिए जाते हैं जो नए क्षेत्रों को खोलते हैं, चाहे सामाजिक या भौगोलिक। तो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करते हैं ये लोग, यानी कैरेट और स्टिक पॉलिसी दोनों में है। तो कि भाई कैरेट ये है कि भाई आपने अगर नया सेंटर खोला है तो आपको अलग पुरस्कार या अलग स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। और मध्य रैंकों में कुछ तनाव, स्थिति और प्रतिद्वंद्विता के प्रति लगाव है, यानी जो मिडिल रैंक वाले हैं उनको टेंशन रहती है। ये दोनों में है, माफिया में भी इसमें भी, और आपस में कंपटीशन भी रहता है। बस इतना ही था। तो मैं अब जो है वो एक लिंक दे देती हूँ और जिसने पूरा सुना है केवल वो आके इस पर टिप्पणी करे। हाँ, और एंड में मैं इसको समराइज भी कर देती हूँ। 1 मिनट में पहले इसको उसमें डाल देती हूँ, पिन कमेंट में। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। अब मैं शुरू से बता देती हूँ कि माफिया, आज हमने देखा कि माफिया और बीके डब्ल्यू एस यू जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। और ओमर्टा जो है वो एक वर्ड यूज होता है माफिया में, जिसको माफिया कहते हैं, और इनमें कोड ऑफ साइलेंस रहता है।
और वैसा ही बीकेडब्ल्यूएसयू में भी कोड ऑफ साइलेंस है, और जैसे कि माफिया में मृत्युदंड है, यहाँ पर भी जो है आपको क्षण कर देंगे। तो ये तो पहली वाली डिफरेंस हो गया कि दोनों जो है वो कोड ऑफ साइलेंस पे ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात कि ये दोनों ही जो है अंडर हैंड काम करते हैं, ऊपर से कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ हैं। तीसरी बात कि यहाँ पर जो है वो बहुत तरह का जो इनका पिरामिड स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम है, और इनके भी ऊपर सबसे पहले वीआईपी और ये सारे लोग रहते हैं, इनके भी बहुत सारे राजनैतिक संबंध और माफिया भी। और चौथी बात कि ये दोनों ही ग्लोबली प्रेज़ेंट हैं, और पाँचवीं बात ये कि ये जो है वो इनका एक पूरा बॉस है जो कि सबसे ऊपर है। तो दादियों के ऊपर भी ऐसे दादा जैसे निर्वैर और ये इन लोगों की चलती है, और जो क्या बोलते हैं, फिर इसी तरह जो नीचे वाले लोग हैं उनमें जो आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो एक थर्ड नोन पर्सन से बात करेंगे, और बीकेडब्ल्यूएसयू में भी जो है वो बीके आपस में बात नहीं उनको करने दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, और दोनों लोग जो है अपना अ, और बहुत सारी ऊंचे-ऊंचे लोगों से नेटवर्किंग रखते हैं, उनको टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। और कोई नया सेंटर या नया वो खोलता है तो उसको पुरस्कार भी देते हैं। तो ये कितना माफिया का और ये जो है बीके का बिल्कुल सेम है, मोड ऑफ मोडस ऑपरेंडी। और चुपचाप जैसे ये लोग गायब कर देते हैं ना, जैसे आप माउंट आबू में चले जाओ तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो किडनैप हो गई या मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उनको गायब कर दिया। माफिया में भी यहाँ पर कहाँ केस को गायब कर देते हैं पता भी नहीं चलता है, सेम चीज है। राम राम प्रेमनाथ जी, मुकेश शर्मा जी राम राम, उर्मिला गोयल जी राम राम, अंजलि जी राम राम, स्वामी जी राम राम, अभी जी राम राम, सविता जी राम राम, सरोज जी जय श्री कृष्ण, आपको भी शरद पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। बबीता जी जय श्री राम, सतीश जी जय श्री राम, अम, अनिल जी राम राम, राकेश जी आपको भी सादर प्रणाम, डव जी आपको राम राम, संदीप पटेल जी राम राम, बिल्कुल डव जी, सपना जी राम राम। आप एक्सबी केस को लाइव लाएं और एक्सपीरियंस शेयर करवाएं, वो आते नहीं है सपना जी, अगर आप किसी को जानती हैं तो ले आइए अवश्य। बीके भैंस के आगे क्या बीन बजाना और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी, हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा इनका दिमाग खत्म कर दिया गया है। एक्स बीकेस नहीं, काफी एक्सपीरियंस शेयर किया है, बिल्कुल। सिंपली अ मैन जी आपको भी राम राम, उमरता हाँ यही है माफिया का नाम। रविराज जी हर हर महादेव जी, अनिल जी राधे राधे, आपने बोला ठीक नहीं पर अपना रीजन नहीं बताया। जी अनिल जी, बात यह है कि राधा नाम की कोई थी ही नहीं, सबसे प्राचीन है भगवत पुराण। तो भागवत पुराण में जो है वो श्री कृष्ण का पूरा दिया हुआ है, और उसमें अगर राधा जैसी कोई होती तो उसका अवश्य वर्णन होता। सबसे प्राचीन भागवत पुराण है। बाकी जो गर्ग संहिता और इसमें उसमें जो आ गया है राधा का नाम, तो वो बाद में लिखी गई हैं। बेसिकली वृष भानुजा नाम की जो लड़की थी उसके संग श्री कृष्ण खेलते थे बचपन में, तो वृष भानुजा थी, राधा नाम की कोई भी नहीं थी। और राधा जो कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया है, इस्लामियों ने बेसिकली क्रिएट किया है ताकि वो अपना लव जिहाद का जो है वो पूरा कर सकें। हमारे श्री कृष्ण की तस्वीर हमेशा जो मूर्तियां होती थी उसमें सुदर्शन चक्र होता था, तो इन्होंने सुदर्शन चक्र गायब करके मुरली थमा दी है। सपना जी, मैम आप और बीकेस को लाइव लाएं। हाँ मुझे पता है, आप तो ऐसे बोल रही हैं सपना जी जैसे मैं उनको नहीं ला रही हूँ और मैं उनको मना कर रही हूँ। अरे मेरे पास है ही नहीं कॉन्टैक्ट्स, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती ही नहीं हूँ। दूसरे लोग मेरे पास जिनका भी एक आध के मेरे पास है वो आना नहीं चाहते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो है पैनल पे आने में उनकी जान का खतरा है या कुछ और है, तो वो नहीं आना चाहते हैं। और जो
अरुण जी हैं आजकल, वो बड़े बिज़ी चल रहे हैं। एक आध लोग, कुछ लोगों को तो मतलब अरुण जी ही ब बताते थे, लेकिन अब वो बता नहीं रहे हैं क्योंकि अब वो बिज़ी हैं। सुभाष विशे जी, आपको भी राम-राम। बीके's बार्कर डॉग्स आर इंटरेस्टेड टू लिसन दिस स्ट्रीम एवरी डे। हाँ, तो क्या करें, वो अब उनको वापस जाकर चुगली भी तो करनी है ना, ये तो उनका मेन काम है। उनको यहाँ पर जहाँ भी बीके के खिलाफ कुछ चल रहा है, उनको जाकर बताना पड़ता है, ये उनका प्राइम धर्म है ये। सबसे बड़ा अध्यात्म है चुगली खाना। टोली माफिया गैंग है, बिल्कुल। उर्मिला जी, हाँ, सेम माफिया लाइक बॉलीवुड। हाँ, नीलम शर्मा जी, आपको जय श्री राम। सरोज भट्ट जी भी बिल्कुल बीके पूरा माफिया गैंग है। कमला जी, आपको राम राम। उमरता वर्ड स्टाइरग नाम के यूट्यूबर ने बता के बीके को अच्छा पेला है। हाँ, वो मैं जानती हूँ स्टाइलरग को भी। बीके बोले तो भीख मांगने की पूरी गारंटी इन फ्यूचर लाइफ, या तो अपना कमाया धन दान करो, नहीं तो मधुबन और सेंटर पर सेवा के नाम पर गुलाम बन के सेवा करो जिंदगी भर। आप समझ गए ये बात अच्छी तरह से। यस, आई फर्स्ट हर्ड इन स्टाइल रग। अच्छा। अमर किशोर प्रसाद जी, आपको भी राम राम। विनी जी, जय श्री राम। स्टाइल रग जी। उर्मिला जी, जय श्री राम। अ, आज शरद पूर्णिमा है। बीके वाले आज रासलीला डांस, हाँ, उनका तो पूरा ये एम है कि नए लोगों को कैसे शिकार करना है। जय श्री राम। विनी जी, आपको भी राम राम। मनोज विश्वकर्मा जी, ओम नमः शिवाय। अमित जी, जय श्री राम। बीके में आपस में बातचीत नहीं करने देते, हाँ, बिल्कुल माफिया की तरह है। अच्छा, कोई नहीं आएगा तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। बॉयकॉट बीके कल्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। गोरख कामते जी, आपको राम राम। बीके वाले माफिया भी हैं, सीरियस मामला है, बिल्कुल। अम, जी, अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने पूरी स्ट्रीम सुनी थी? जी दीदी, पूरी स्टीम सुनी। राम राम दीदी। हाँ, ये कोड लैंग्वेज भी यूज करते हैं, तो एक आध कोड लैंग्वेजेस अगर कोई जानता है तो बताइए कमला जी। बोलिए अजय जी, आपको क्या कहना है? दीदी सबसे पहले तो राम राम। दीदी मेरे राम। को सिर्फ 10-15 मिनट देना तो मैं पूरी चीजें आपको इनकी हाँ, बताऊंगा हाँ, कैसे बिल्कुल, चलती है क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी सबसे पहले तो ये जब योग करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि हमारा परिवार सुख शांति और संपत्ति है, संपन्न संपन्न है। तो ये दो शब्दों में इनके हर अर्थ के पीछे दो शब्द होते हैं। जब ये सेंटर में जाती हैं या तो घरों में करती हैं तो ये शब्द बोले जाते हैं, ये लास्ट में बोला जाता है। तो इनका परिवार होता है ब्रह्म कुमारी। क्योंकि इनको अलग अलग कर देते हैं तो इनका परिवार बोल के ही आदमी उससे जुड़ेगा कि मेरा परिवार अब ये है, तभी उनको अलग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात दीदी, अगर किसी का वाइफ या किसी का हस्बैंड बेटर देन विद फैमिली, इन दोनों से अगर पूरा परिवार आ जाता है तो बेटर देन है। क्योंकि हमें 100 में से 80% आ गए, 20% आ गए तो हम ब्लेम लगा सकें और बोल सकें कि ये देखो ये गलत थे, हमारे में तो 80% लोग विद फैमिली जुड़े हैं। ये इनका मोटो रहता है। और उसके बाद आपने सुना भी होगा इस टीम में कि ये लोग जो बीके आए भी थे, जो एक शिवानी जी आई थी बॉम्बे की एक्स बीके बीके थी वो। उसके बाद एक अभी ये जो अपने मथुरा के आए थे ब्रज मोहन, ये भी। तो दीदी सबसे बड़ी बात इनकी ये है। उसके बाद देखो आपको मैं कोड वर्ड बताता हूँ कि हर चीज के अल्फाबेट के भी कोड वर्ड बने हुए हैं, जितने भी बेटा है, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, इको, फॉक्सट्रोट, डेल्टा, ये सब चीजें बनी हुई है। इनके कोड वर्ड इनको रखे हुए हैं जो कि अपने जैसे हम जितने भी डिफेंस की चीजें होती हैं तो ये जब हम अपने संचार से जब बात करते हैं, जब लड़ाई के टाइम या किसी से हमें गुप्त सूचना मिलती है तो उस अक्षर को हम कोड वर्ड में, जैसे आपका नाम प्रीति है, प्रीति जी है, तो मैं उसको बोलूंगा पापा, रोमियो, इको, इको, टैंगो, इंडिया। ये इनका कोड वर्ड होता है। इसके एक एक अक्षर हम निकाल लेंगे। जैसे पापा मैंने बोला पहला अक्षर निकाल लेंगे, रोमियो बोला दूसरा अक्षर हाँ, पर निकाल लेंगे। ये तो बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, ये तो सभी यूज़ करते हैं। यहाँ पर बैंकों में हर जगह ये वाले कोड्स तो चलते ही हैं। पर इनके दूसरे कोड हैं युक्ति युक्त वाले।
दीदी वही कोड है, इनके वही कोड हैं जिसको कोड बोला जाता है, इनके वही कोड हैं सारे, यही कोड हैं। इसको जब हम लड़ाई जब करते हैं किसी के खिलाफ, जब इनका परिवार ये बन जाता है तो ये कोड रख देते हैं जिसको युक्ति युक्ति बोलते हैं। तो इनका कोड वर्ड इनको पता होता है जो बीके में है, और अधिकतर लोग को पता होता है जो मान टापू में रहते हैं, जो समर्पित होते हैं उनको पता होता है। जो ये अपने फैमिली मेंबर हैं इनको नहीं पता होता है, क्योंकि इनसे भी बातें छिपाई जाती हैं। दूसरी बात दीदी, अगर हम कोई संस्था में जाते हैं, जो कल्ट में जाते हैं, तो वो वकील क्यों रखते हैं? जब हम कोई सन्यासी बन रहे हैं या हम किसी धार्मिक गुरु में या ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, तो हम वकील क्यों रखेंगे? वकील तो वो रखते हैं, बैंक रखता है, जो लोन देता है, जो है कंपनियां खोलता है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन और केस सारे वो देखता है। तो धार्मिक उसमें वकील क्यों रखना? आप मेरे को बताइए, धार्मिक उसमें जब धार्मिक की चीजें हो रही तो उसमें वकील की क्या जरूरत है? वकील भी धार्मिक बन गया तो उसको अपना वकालत ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको वहां से खत्म कर देना चाहिए कि हम अब केस नहीं लड़ेंगे, हम तो धार्मिक हो गए, हम तो गुरु हो गए, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हमने मोह माया सब त्याग दी है। सही बोल रहा हूँ दीदी कि नहीं बोल रहा हूँ? प्रीति दीदी सही बोला कि नहीं बोला? हाँ, सही है। अजय जी, आज का टॉपिक है कि ब्रह्म कुमारी संस्था और दीदी उसी माफिया पे में क्या बनता उसी है। में उसी में आऊंगा। ये माफिया ही पे तुलना है, ये माफिया ही पे है, वकील रखना माफिया ही पे आ रहा हूँ, सब उसी पे आ रहा हूँ। ये सब इनकी चीजें हैं, ये माफिया ही की चीजें हैं। माफिया जब आप बदमाश बने, आप नेता बने, आप कुछ बने, तो आपके वकील सब रखे जाते हैं, आपके अकाउंटेंट रखे जाते हैं, आपका असिस्टेंट रखा जाता है, आपके सब ग्रुप बनते हैं। ये सब उसी माफिया के ही देन है। माफिया भी होगा, दाऊद भी होगा तो उसके भी कई वकील होंगे, उसके भी नेताओं से लाइजन होंगे, उसके भी कई जगह होंगे। सब माफियाओं की ही चीज है जिसपे मैं बोल रहा हूँ अभी आप। तो दीदी वो वकील क्यों रखे जाते हैं? इनका भी मान टापू में एक वकील जितने हैं उनका भी ऑफिस है, वो सारे केस ही यही देखते हैं, ट्रस्ट में किसकी जमीन है, उसको कैसे करना है, लीगल कैसे लेना है, अनलीगल वाले को लीगल कैसे बनाना है, उनको सब चीज इनका यही चीज होता है। सब यही चीज है, किसको कहाँ मरवाना है। दीदी आपने देखा होगा ब्रजवासी ने बोला था, आए थे कि वो माफिया का ही ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि आप सेंटर में गए, दीदी को पकड़ा क्यों नहीं? दीदी को चोटी पकड़ के खींच के लाना चाहिए था। अब ये बताओ, डिफेंस कि जब किसी सेंटर में हम जाएंगे तो आपने अभी इसी इसी स्ट्रीम में बोला है कि उनके सेंटर इंचार्ज, उसके अंदर कई कई सेंटर आते हैं जिसको एक जोनल इंचार्ज बनाया जाता है, आपने अभी बोला। तो उसी में एक, जैसे हम आपने इंदौर का बोला तो उसका भोपाल जोन सेंटर इंचार्ज भोपाल जोन की है, जिसको अवधेश बोलते हैं। तो इनके बीच में कोई भी ब्रांचें आ गई तो इसी के जो सेंटर वाली होती हैं, जिनके लोकल सेंटर हैं, वो गीता पाठशाला चलाती हैं। उनको सेंटर से दिया जाता है कि आप गीता पाठशाला चलाओ, और जितने सेंटर हैं उनका जोनल इंचार्ज एक बनाया जाता है, जो कि भोपाल के जोन की, जिसको दीदी बोलते हैं, बड़ी दीदी बोलते हैं। अगर वो बूढ़ी हो गई हैं तो उनको दादी की उपाधि दीदी दीदी आती है, नहीं तो दीदी ही बोलते हैं। तो ये चीज एक इनकी सब माफिया का है कि अगर छोटे सेंटर में कोई बात होते हैं तो पहले वो जोन इंचार्ज देखे, वो अपने लेवल पे जाए, अपने माफियाओं को भेजे, अपने पुलिस केस संभाले, अपने वकील करे। जब इनसे नहीं होगा तो मुख्य माफिया, आपने बोला मान टापू, मुख्य माफिया मान टापू तब हस्तक्षेप करेगा जब वो जोनल इंचार्ज नहीं संभाल पाएगी, नहीं लड़ पाएगी, तो मुख्य अपराधी मान टापू ही लड़ेगा आगे, जिससे कि उनको बैक में सपोर्ट मिल रहा है। मुख्य माफिया मान टापू है। तो ये लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे लोगों को बहलाते फुसलाते हैं कि ऐसे हम बोलेंगे, ऐसे आप करना है। तो इनकी सबकी राय बनी हुई है जो कि माफिया में चलता रहता है कि आप नीचे लेवल पे देखो, फिर उससे ऊपर लेवल पे, फिर उससे लेवल पे, जब कोई नहीं संभल पाएगा तो मेरे लेवल पे आना, तब मैं देखूंगा। और दीदी सबसे बड़ी बात है कि इस भारतवर्ष में नारी को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। तो जब ये कोई नेता या कोई फिल्मी एक्टर या कोई नामी ग्रामी आदमी जब आता है तो सब लेडीजों को आगे करते हैं। तो लेडीज इनकी महीन बोलना सिखाया जाता है कि सबके सामने महीन बोलो, प्यार से बोलो, दिल जीतो, मन जीतो, चाहे जैसे जीतो।
तो मेरे को ये बताइए दीदी, जब इनका सब यही चीज़ें हैं, तो जो एक्स बी के निकल के आई वो भी तो नारियाँ ही हैं, वो भी तो इसी देश की नारियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको क्यों धमकाते हैं? अगर आपकी इस टीम में जो नहीं आ रहे हैं, वो यही धमकियाँ दी गई हैं दीदी। उनको कि केस कर देंगे, जो आपके इस ब्रॉडकास्टिंग में बोला गया है कि केस कर देंगे, वो कर देंगे, ये डराया गया है। केस क्यों कर देगा? आप पे केस क्यों करेगा? आपने कोई क्राइम किया है? आप अपने दुःख, दर्द बता रहे हैं इस टीम पे, तो आप पे केस कौन करेगा? क्या इस इंडिया में या इस देश वर्ल्ड में किसी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं है? अगर उसने केस कर दिया तो हमारी नहीं सुनेगा, हमको पकड़ के मार देगा कोई। तो किस लिए जज बैठाले हैं? किस लिए ये सब बैठाले हैं? किस लिए थाने बने? दीदी इसी तरह जैसे एक थाना होता है, उसके अंदर 2 चौकियाँ 3 चौकियाँ होती हैं, उसका एक थाना होता है। उसी तरह इनके सेंटर और उसके बाद ज़ोन इंचार्ज होता है। ये इसी पे ही काबुल करते हैं कि पहले वो सँभालें, और उसके बाद जो आपने बोला कि इनके ऐसे जो कंपनियाँ बाँट देते, जो आपने सिखाया सूत्र में जो निकल आए हैं, जो बीके एक्स बीके हो गई, वो सूत्र हो गई हैं, वो ये हो गए, तो ये इसीलिए निकालते हैं और इनको इतना डरा दिया जाता है कि ये निकल नहीं सकते, इनको धमकियों से, किसी भी कारण से भी डराया जा सकता है। आपके पास भी आप भी ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, आपके पास भी आई होगी, कइयों के पास आई हैं, कइयों को ब्रॉडकास्टिंग में आपके उसमें बोला गया है, ये इनके लिए। दीदी मैं तो सिर्फ़ ये जानता हूँ, जितना भी बड़ा माफ़िया हो, वो एक इंसान है। इंसान ही माफ़िया बनाया जाता है, क्योंकि वो माफ़िया जब उसको उसका के उसके ग्रुप में बड़ा लेवल तक चढ़ा के और उसको एक पदवी दे दी जाती है, लेकिन उसने सभी को देख के, सभी को भेज के अपना एक कुर्सी और बेंच डाल के ऑफिस ले रखा, जैसे आपने बोला कि इनके मिडिल में, और उसके बाद ये इसी स्टीम में बोला है, वो सब चीज़ ये देखते हैं। ये ज़ोन वाइज़ ही डराए जाते हैं। ये सब चीज़ फ़ोन से निकाले जाते हैं, नंबर निकाली जाती है, ईमेल आईडी निकाली जाती है, इनके जितने भी एटीएल, इनके आइडिया या बीएसएनएल जो चले हैं, इनके ताल्लुक हैं उनके। तो इनमें पैसा देते हैं, इनको सबको पैसा देते हैं। आपने अभी शुरू में बोला कि इन्होंने हमारी, जिससे हम ये निकालते हैं एक्स-बीके वालों का, उसको भी बंद करा दिया, उसमें हम कुछ डाल नहीं सकते हैं, वो जाएगा नहीं। तो ये किसका काम है? जिसको डर होगा उसका काम है ना रोकना। जो सच्चाई पे आ रहा है वो थोड़ी नहीं करेगा। अगर आप धार्मिक, आपके शिव भगवान आते हैं, तो आप ये चीज़ें क्यों बंद करा रहे हो? क्यों किसी को धमकी दे रहे हो? क्यों किसी को कर रहे हो? भगवान आपका अच्छा करेंगे। और वैसे भी इनको इतने फैमिलियों को इसीलिए बोलते हैं कि पूरा परिवार आ जाए, बेटर देन फुल फैमिली। तो उससे इनको बहुत ज़्यादा इनको सहारा मिल जाता है कि हम हर आदमी, हर नेता, हर मुख्यमंत्री, हर जितने वीआईपी हैं, जज हैं, जितने भी एक्टर्स हैं बड़े-बड़े, जितने सेलिब्रिटी हैं, जिनके आते हैं, उनको दिखा सकें, देखो ये है, पूरा परिवार जुड़ा है। ये जनता झूठ बोल रही है, ये झूठ है। और इनकी सबसे लेडीज़ें आगे की जाती हैं, और लेडीज़ों का दिल दीदी अगर एक बार धमकी दे दो तो वो डर जाती हैं। ये आप भी जानती होंगी, बहुत 100 में से 10% ऐसी होंगी जो हिम्मती होंगी, जो कि नहीं डरती, उनको वही है, नहीं तो 90% औरतें का दिल कोमल होता है, वो डर जाती है, इसीलिए इनके माफिया रखे गए हैं। माफिया आपको इतनी चीज़ें लीनवा जी ने और लोगों ने भी बताई हैं, हर चीज़ें आपको सबने बताई, अपने-अपने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप समझ नहीं सकते कि इनके माफ़ी ही हैं, नहीं तो कोई धार्मिक वाले क्यों माफ़िया रखेंगे, क्यों वकील रखेंगे, क्यों केस करेंगे? वो तो सिर्फ़ अपने धार्मिक से मतलब, उनको भगवान की चाहिए, पूजा करना, याद करना, सब चीज़ उनको भगवान पे निर्भर है, वो सब चीज़ें ये क्यों करेंगे? जब माफ़िया रखा तो इसीलिए आपको ये ब्रॉडकास्ट आप कर रही हैं, और आपको मिल गया माफ़िया वाला, तो माफ़िया रखा गया है, तभी तो आपको ये मिला। जितने कल्ट हैं वही रखेंगे। मंदिरों में क्यों नहीं वकील रखे जाते दीदी? मंदिरों में क्यों नहीं वकील रखे जाते हैं? मेरे को आप बता दीजिए। मंदिरों में भी वकील रखने चाहिए, वहाँ भी 15-20 वकील होने चाहिए कि केस लड़े, पैसा इतना आ रहा है, वो कोई भाग जाए, कोई लेके भाग जाए। दीदी इनके तो ग्रुप बने हुए हैं, इनके तो शांति वन के ग्रुप, शाम सरोवर के इनके ग्रुप, पांडव भवन के ग्रुप, और एक वो जो गोल्डन वो
पिक्चर हॉल खुला है, वो उसमें भी देखो ग्रुप बने हैं, सब इनके अलग-अलग ग्रुप बने हैं, वहाँ हर एक इनके बदमाश हैं। इनके ग्रुप बने हुए, बताइए ग्रुप क्यों? सन्यासी हो तो ग्रुप किस लिए? माफिया किस लिए? बदमाश किस लिए? थानों में केस किस लिए? लड़कियां मरेंगी क्यों? किस लिए मरी हैं? किस लिए लड़के मरे हैं? किस लिए रेप के केस आ रहे हैं? किस लिए एक्स-डी निकले हैं? जिन्होंने देखा। दीदी अगर गलत है तो और को भी ले लीजिए, तो वो भी बात अपनी कह सकते हैं, तो वो भी कह दें। जी, बिल्कुल अजय जी, और कोई अपने विचार रखना चाहता है तो प्लीज़ ऊपर आइए। हाँ, ये ऐसी शिवानी को तो पीआर के लिए रखा हुआ है। दीदी उसने तो शिकार करके लाना है, इनके सेंटरों में जाना है। शिवानी अपने सेंटरों में तो बुला रही नहीं, अपने घर में तो बुला नहीं रही। क्या आपको कुछ लिख रहे हैं? दीदी इनको मूर्खों को लिखने दो, इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन सामना होगा उस दिन सामने सामने देख लेंगे। हुँ। हम आज तक युद्ध में नहीं मरे, किसी कारगिल युद्ध में नहीं मरे, आरआर में नहीं मरे, तो इनके बोलने से हम मर नहीं जाएंगे। अगर जी। इनके भगवान इतने अच्छे हैं तो ये आपके इस टीम को अभी बोल दें खत्म तो खत्म हो जाए, तब तो हम मान लें इनके भगवान जिंदा है। इनके बकवास करने से ना आपकी स्टीम बंद होगी, ना हम खत्म होंगे, ना ये देश खत्म होगा। जी। अजय जी, मेरे साथ तो एक पर्सनल बात है कि कोई अगर मुझे ये कोई डराए ना कि ये मत करो, तो मैं और भी ज़्यादा तेज़ी से उसको करती हूँ। दीदी करना चाहिए, करना चाहिए। ये हिम्मत जी, जागृत करने के लिए जी। दीदी हर एक की मृत्यु आनी है, चाहे वो विनाश हो चाहे जैसे हो। फिर ये और ले देखिए, लीजिए हिंदुओं क्यों का डर तो रहे हैं? पुनर्जन्म होता है, हिंदुओं की मृत्यु होती ही नहीं है, तो हमें तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। दीदी मैं बोल रहा हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं, विनाश तो होना ही है। हम तो किसी गाड़ी के नीचे आके मरना है, किसी ने कुछ ये अमृत पी के तो आया नहीं है कोई कि हमको राम बन के उसके रावण की तरह इनकी तो नाभि में तीर मारना पड़े। ये भी हुँ, मरेंगी, परमाणु बम छूटेगी तो इनकी नाक बंद हो जाएगी, ये सुख शरीर में ही चली जाएंगी ऊपर बाबा के पास। जी। मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या आज आपने पूरी स्ट्रीम सुनी है माफिया और ब्रह्म कुमारी संस्था की समानता? नहीं तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूँ। मैं सुनी है और जी, मैं तो यही देख आपने रहा क्या था। किया? आपको एक रहस्य बता देता हूँ। टोली का पंचम सिंह डाकू जब था तो वो टोलियां बना के ही काम करता था। वही विधि इन्होंने बीके को सिखाई है। ये अंदर का बहुत बड़ा राज है। ये जो बताते हैं शिव का और ये ज्ञान का, ये कुछ भी नहीं है। ये टोलियां बना के ही काम करते हैं। और टोलियों के अंदर जैसे अजय जी ने बोला अभी, बिल्कुल सत्य बोला, वो इसी प्रकार टोलियां आर्मी में भी होती है। एक के पीछे एक, एक के पीछे कवरिंग, उसको बोलते हैं कवरिंग दिया जाता है। ऐसे ही ये बीके जो है कवरिंग देती है। इसको किसी भी जो इंचार्ज होती है उसको किसी पे भी भरोसा नहीं होता कि ये मेरे साथ धोखा करेगी। उनको हमेशा, क्योंकि वो उनके दिमाग में वही चीज भरी जाती है कि ये जो मेरे सामने चल रहा है वो कब बात ये धोखा कर जाए। साइकोलॉजिकल बात है मंजीत जी, जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही समझता है। तो जो खुद धोखा देगा वो हमेशा दूसरे पे शक करेगा। तो ये जो माफिया राज चल रहा है ना, ये माफिया राज जो है, ये पंचम सिंह ठाकुर ने वो ज्यादा वो किया। वो आज अपनी सफाई पेश करता है, झूठ बोलता है। वो पंडित बन गया है लेकिन वो पंडिताई जो है उसकी चोटी में ही है। झूठ, पूरा झूठ, वो जो झूठ बोलना है उसी ने सिखाया। अगर कोई उसके काबू में नहीं आए तो उसको अनेक प्रकार की विधियों से अपने उसमें इमोशनली ब्लैकमेल करके या अन्य प्रकार की जो विधियां उसने सीख रखी है जंगल के अंदर, उस विधियों के द्वारा आदमी को कवर करता है कि किस तरीके से मेरे साथ जुड़े। 550 जो लोग जुड़े थे तो वो उसी माध्यम से जुड़े थे। उनको पैसा भी दिया और उनसे काम भी करवाया। वही सेम टू सेम, उसमें 1% भी चेंज नहीं है। वो सारा का सारा बीके फॉलो करती हैं। ये माफिया राज जो आप कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये सेम वही है। इसमें कोई तो परंतु नहीं, इतना ये लेश मात्र भी उसमें चेंज नहीं है। बस इनके काम करने का जो ढंग है वो इमोशन के हिंदू को या सामने वाले व्यक्ति को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो इनका काम है।
और मौका आ जाए तो शूट कर देना, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। इनके गुंडे हैं, बदमाश है, रेकी करता है, और तांत्रिक हैं, छोटे तांत्रिक, बड़े तांत्रिक, कौन आदमी किस पावर का है उस पावर के हिसाब से अटैक करते हैं। कहीं ना कहीं, अभी कल ही मेरी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी मेरे साथ बात सामने आई, और उनके ग्रुप में ही बैठा था। वो बीके का बहुत बड़ा ग्रुप है इंदौर के अंदर, वो माफिया। 3 घंटे मैं उनके बीच में बैठ के आया हूँ, और वहां पे भी वही चीज निकली। तो जब सच्चाई सामने आई तो सारे गायब हो गए, उन्हें अब इसका कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने हर प्रकार से मेरे को टॉर्चर किया, और ये उसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं, और उनका एम क्या है वो कल मेरे को मालूम पड़ा। संपत्ति, जिसकी संपत्ति 200 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की, ये उसको टारगेट करते हैं। उसके लिए जिसको भी सरकारी व्यक्ति को अथॉराइज करना है उसको अथॉराइज करके अपना काम निकलवा देते हैं, और उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। ये खुद करते हैं। तो माफिया और इसमें आपको सिमिलैरिटी सही लगी, ब्रह्म कुमारी बिल्कुल। संस्था और माफिया में? देखो ये दोनों ही गुप्त कोड ऑफ साइलेंस में ऑपरेट करते हैं, कोई इनके अगेंस्ट जाता है तो उसको मरवा देते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है, सारे कंट्रीज में प्रेजेंट है, इनका पिरामिड स्ट्रक्चर है, ऊपर एक बॉस कंट्रोल कर रहा है, उसके नीचे के एसोसिएट्स हैं जो तो बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे माफिया का है। और माफिया भी जो है लोगों से, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन और बड़े-बड़े जजेस और वैसे लोगों से नेटवर्क रखते हैं और वहाँ पर उनका बंदा होता है। इसी तरह ये बीके वाले भी वीआईपीज़ बहुत तरह के से नेटवर्क करते हैं। वो माफिया भी उनको टूल की तरह यूज़ करता है, बीके वाले भी टूल की तरह यूज़ करते हैं। माफिया कोई नहीं है, सबसे बड़े माफिया बीके हैं। लोगों को तो खाली है और चेन, वो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है चेन का, आपने सुना होगा कि चेन वाइज आपको वो करना है कि आपको इतने लाख में इतने बनेंगे, आदमी को बेवकूफ बनाते हैं और ये पैसा लेके भाग जाते हैं। वो उनके पीछे वही है। अभी बजाज फाइनेंस के कुछ लोग पकड़ में आए, तो पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया तो बीके वालों ने कई करोड़ रुपए देकर छुड़वाया और एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। माफिया कोई और नहीं है, ये खुद माफिया है। इनको सिर्फ संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, इनको ज्ञान से, शिव बाबा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। बीके ही माफिया है, सबसे बड़ा माफिया बीके है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बोला आपने, बीके ही माफिया है, क्योंकि ये भी पूरे माफिया की तरह ही ऑपरेट करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और बीके वाले इनका ही वो चलता है। बीके वालों से बात नहीं करने देते हैं। जैसे माफिया में हाँ, एक एसोसिएट दूसरे से बात नहीं कर सकता है। उसके पीछे भी पांच पांच प्रकार की चेन होती है। एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन कितना पावरफुल है और कौन क्या कर सकता है, उसकी ये पहले टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करके जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो सेम टू सेम वो फिल्में ही यही लोग बनाते हैं। वो नीलिमा को मालूम है सब। जैसे माफिया के लोगों को बहुत चुन के और बहुत उससे, और कोई भी उनसे जरा सा भी बिट्रे करेगा तो उसको वो जान से मारने की धमकी देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी करते हैं, सेम। और एक आदमी के पीछे 10-10 आदमी लगा के रखते हैं कि बीमार हुआ, डॉक्टरों को इन्होंने कवर करके रखा हुआ, कोई इंजेक्शन लगा दे, ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि हार्ट अटैक का होए और आदमी खत्म। और उसमें वो पहले डॉक्टर से लिखवा लेते कि भैया कल को कुछ भी हो जाता है, मैं नहीं कुछ कह सकता, कर सकता, कल को मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आया, क्या पता क्या प्रॉब्लम है इसको। ये इतने प्रकार की टेस्टिंग करा के लाए, जब मैं चेक करूंगा अगर कोई नहीं लाता, उसमें भी करोड़ों रुपया उनसे छीन लेते हैं। इनका एम सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है। उसके लिए जिस हद तक जाना है ये चले जाएंगे। इनके रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिश्ता है, सिर्फ पैसे से। बीके के अंदर ही जो ये सेंटर इंचार्ज, छोटी बड़ी जो भी रहती है, वो चाहती है कि मैं इसको मार के मैं सेंटर इंचार्ज। अभी एक इंदौर के अंदर ये घटना हुई है, मेरे को अभी परसों पता लगा कि वो सेंटर इंचार्ज में दूसरे इंचार्ज ने कब्जा कर लिया, और पता लगा कि 1.5 महीने बाद वो मर गई। ऐसी सूख के मर गई जैसे कि वो कांटा और सूख के जाता है ना, उस प्रकार से। और उसने बाल कटवा रखे हैं,
और वो आईब्रो करवाती है, पूरा मतलब वो करती है, पूरे तहलका मचा रखा है उसने। और मौका आता है कि जब उसको कोई पकड़ने जाए तो पहले उसको बड़े अधिकारी से फोन करवा देती कि भैया मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं तो बाहर हूँ, बम्बई दिल्ली कहीं भी बता देती है, और मेरी लोकेशन चेक ना की जाए, आपके पास आप उनका लिफाफा पहुंच जाता है। ये तो मेरी आंखों देखी घटना है, अभी पिछले हफ्ते की। दीदी एक कलकत्ते की बात है कि तीन बहनें थीं। उसमें से दो की बहनों की शादी हो रखी, एक की पुष्पा साहू नाम है। उसको उसको इन्होंने अपने माउंट टापू से कहीं भेज दिया है। उसका 2 साल से 1 साल से पता नहीं लग रहा है कहाँ सेंटर में है कहाँ नहीं। ना घर वालों से बात होती है, ना कोई ये सच बताता है। और उसकी माँ का बुरा हाल हो रखा है रो रो के। तो बताओ, ये माफियाई का तो काम है कि अगर किसी की बेटी कहीं चली गई है तो वो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, वो उन्हीं के पक्ष में बोल रही है। ये तो माफियाई का काम है। आपका गुजरात का एक है, उसका बेटा गायब है 1 साल से। वो मान टापू में अंदर, उसकी लोकेशन मान टापू बताई जा रही है, लेकिन वहां तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये माफिया ही कर सकता है ना। अरे किसी का बेटा गायब हो जाएगा तो माँ बाप तो लिखाएंगे ही, लिखाएंगे तो ही। तो उसकी क्यों नहीं ये किए जा रहे, क्यों उसको दे रहे हैं? दीदी तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि जो भी अब माँ बाप अपनी बेटी के जिद में मान टापू ब्रह्म कुमारी में भेजते हैं, तो वहाँ कोई फॉर्म साइन ना करें, कोई दहेज ना दें। वो जिस दिन से बेटी जा रही है उसके नाम पे अकाउंट खोल दे और उस पे पैसा जमा करें, और उसको बोले जब ये और उस अकाउंट में ये शर्त रखी जाए कि जब ये ब्रह्म कुमारी छोड़ेगी निकलेगी तब इसको मिला जाए, नहीं तो वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाए। तो दीदी देखना कितनी लड़कियां निकलेंगी और उस पे कोई फॉर्म में साइन करके ना दिया जाए जिससे कि ये अवहेलना कर सकें किसी चीज को, उसको निकाल दें, उसके ऊपर जुल्म करें, वो उसके नाम पे जमा करा जाए। तो दीदी देखो, कोई भी लड़की वहां रुकेगी नहीं। वो अपने सोच के हिसाब से जब उसका दिमाग खुलेगा वो निकल के आएगी, उसको वो चीजें मिली जाए। उसके कागज हर जगह गवर्नमेंट के थ्रू उसके पास रहे कि जब ये लड़की निकले तब इसको मिले, नहीं तो आप उसको अपने कैप्चर कर लीजिए अपने लिए। तो इनका सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इनकी सारी चीजें का विराम लग जाएगा, इनका माफिया भी धीमे धीमे डाउन होता चला जाएगा। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, जितने भी माँ बाप बैठे हैं अपने लड़की या लड़के को भेजते हैं तो उसके नाम पे उसका पैसा जमा करा दें, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक एक उद्धार करके जाएंगे। वो अपने बेटी और बच्चों के लिए उद्धार करके जाएंगे। मैं जानती हूँ, मेरे और पिताजी ने मेरे भाई की बेटी के लिए जैसे पोस्ट ऑफिस में स्कीम निकलती है ना, जैसे जब ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे ज्योति करके कोई एक स्ट्रीम है जिसमें बच्चे को के ऊपर, बच्ची के ऊपर जो है वो स्कीम में लगा दो, जब तक बच्ची 18-20 साल की होगी तो उसके एजुकेशन के लिए या उसकी और खर्चों के लिए पैसा जमा हो जाएगा, उसके जीवन के लिए, भविष्य के लिए। ऐसी बहुत सारी बच्चों के लिए भविष्य योजनाएं हैं जिनमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में, बैंकों में बहुत जगहों पे ऐसी स्कीम्स चली हुई हैं। दीदी बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे बेनिफिट क्या है? ये स्कीम सही है, एक तो वो लड़की लड़के जाती है, माँ बाप वहाँ पे हैंड ओवर करके आते हैं, मधुबन में समर्पित करके आते हैं, वहाँ फार्म साइन करके आते हैं। वहाँ वो ये सोचती है, उसके दिमाग में ये घुस जाता है कि अब मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा करके यहाँ पे आई जबरदस्ती, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं होगा बाहर। तो ये बेनिफिट उसको मिलेगा और वहां से निकलेंगे और लड़की सोच समझ करके बाहर आएगी। उसको जितने भी कष्ट होंगे वो सब बाहर निकलेंगी, और उसको हमेशा गवर्नमेंट को ये बिल्कुल ये स्कीम चलाई जानी चाहिए कि वो जब निकले तभी उसको मिले, अन्यथा ये गवर्नमेंट के कब्जे में रहे अगर नहीं निकलती है। इस तरह की स्कीम बनाई जाए तो ये कल्ट धीमे 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 खत्म होंगे। टाइम जरूर लगेगा लेकिन खत्म होंगे। हाँ प्रीति जी, एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे अभी अजय जी ने बोला है वो बात तो सही है। भाई, एक सेकंड मंजीत जी, इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती
कि इंडिया में जब एक कॉलेज छोड़ो या दूसरी जगह जाओ तो एनओसी लेना पड़ता है। तो ये कैसे जो है आपके बच्चे को खींच रही हैं वहाँ पर? जो है उनको भी एनओसी लेना पड़ेगा पेरेंट्स से, कुछ ऐसा होना चाहिए ना? दीदी होता है, लेकिन ये काबू नहीं करते मान टापू में। जब इनको पता है कि हम तो वो पुलिस सब जगह बैठे हैं, हम तो पैसा खिला देंगे, तो बेचारा क्या करेगा? वो भी मिडिल क्लास का, वो क्या करेगा? कहाँ हाथ पैर मारेगा? और ये बोल देंगे जो नीचे बैठे होंगे झूठ है। इनका एक ही शब्द है, इनके मुंह पे रटा हुआ है, झूठ है, झूठ है। सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अपना तो कोई प्रूफ नहीं दिखाएँगे और हमारे प्रूफ देखने पर भी उसको झूठ बोलेंगे, ये तो इनकी जीन्स में है। जी मंजीत जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ये क्या करते हैं कि इनके पास अभी लिंक के द्वारा सारी घर की हिस्ट्री, घर में कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितना उनका कारोबार है, कितना पैसा उनके पास टर्नओवर आता है, उस हिसाब से टारगेट करते हैं। और आप कहेंगे कि अपनी बात करता है। 35,000 आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है क्योंकि मेरी संपत्ति इतनी ज्यादा है, और 3500 आदमी एक्टिव रहते हैं उसमें से। मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ तो मेरे मोबाइल की लोकेशन से उस आदमी को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि आज मंजीत इस जगह में आया हुआ है, इस पर ध्यान रखना। वो अपना सारे काम छोड़ के मेरे ऊपर नजर रखता है। उसी प्रकार ये जो लड़कियां रहती है, देख लिया कि अकेली लड़की है घर में या कमजोर है किसी प्रकार से, वो ये पूरी जानकारी निकालते हैं, उसके बाद में उसको टारगेट करके उसको सेंटर में आने के लिए इनवाइट करते हैं, फ्री में, कभी लालच देके, कभी मोबाइल। आजकल तो इन्होंने एक सिस्टम और बताया चालू कर, आपको शायद पता हो या नहीं हो। आजकल इन्होंने मोबाइल भी देना चालू कर दिया, वो भी एप्पल का। एप्पल के मतलब मोबाइल से खुश हो गए किसने किसने मोबाइल देना शुरू करा, ये बात नहीं समझ में आई। पीके वालों ने। बीके वाले नए लोगों को मोबाइल दे रहे हैं? हाँ, नए लोगों को। क्यों? तो उसके ऊपर इन्होंने क्या करा है, इनके मोबाइल से लोकेशन चेक करी करते हैं कि कहाँ आती, कहाँ जाती, किससे बात करती है, उसकी सारी बातें सुनते हैं। उसके अंदर एक सिस्टम होता है, अजय जी को मालूम होगा। वो सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर उसके एक क्यूआर कोड होता है, ईएमआई कोड होता है, उसके द्वारा ये सारी जानकारी निकालते किससे क्या बात कर रही, क्या कर रही। उस हिसाब से कैच करके उसको वो करते कि तुमने ऐसा, तुमने ऐसे हो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुमको क्या चाहिए, बोले हम तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे, जैसा। जी। अच्छा, समीर जी कोई हैं, इनका मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहती हूँ। देखिए, शिवानी तो हमने नहीं कहा कि वो कोई बुरी लेडी है, मैं तो ये कह रही हूँ कि शिवानी जी जो है, वो एक बिज़नेस ओरिएंटेड है और वो जो भी बताती है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं बताती है, वो केवल और केवल मोटिवेशनल और एनएलपी टेक्निक्स बताती है, जो कि ऑलरेडी उसके एक्जिस्टेंस से पहले मौजूद थी। उसने कुछ भी नया इन्वेंट नहीं किया है। और ब्रह्म कुमारियों ने भी कुछ ये नया इन्वेंट नहीं किया है। यजुर्वेद का जो 16वां अध्याय है वो पूरा ग्रेटिट्यूड गिविंग है। हमारे ऋषि जो थे वो पानी को चार्ज करके और उससे ही, जैसे किसी को ब्लेस करना हो तो पानी से छिड़कते थे। हमारे यहाँ ही ओम शांति 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 बोला जाता था। तो ये बीके के पास तो कुछ भी अपना नहीं है। ये शिवानी तो केवल हमारी जो अभी आजकल जो मॉडर्न तरीके से बातचीत चल गई है, कैसे लोगों को मोटिवेशन करना है वैसे वगैरह, वही तो बता रही है वो। उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। उसमें हर कुछ एक तरह से कह सकते हैं, चलो स्पिरिचुअल मतलब अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाएं, तो वो वाली बातें कर रही है जो बहुत ही जनरल है। उसने कभी भी मुरलियां डिस्कस नहीं करी हैं, तो इसलिए वो ब्रह्म कुमारी का कुछ भी नहीं बताती है। ये लोग कभी किसी को ब्रह्म कुमारी में क्या मुरलियां हैं, क्या है, ये सब नहीं बताते हैं। जब जब बंदा पूरा फंस जाता है तब ये डिस्क्लोज करते हैं। बस तो फिर अभी लास्ट में कुछ कहना है अजय जी आपको? प्रीति दीदी, ये जो समीर जी पूछ रहे थे, शिवानी जी तो बताते हैं कि परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ के रखो, उसको समझौता करो। ये इनका एक पहला स्टेप है। इनकी हर बातों पे दो स्टेप होते हैं।
शिवानी ऐसा बोल रहा है, लोग समझे कि सही चीज बोल रही है, ये सही चीज है। मनसा ये वाचा ज्ञान कर्मणा इन्होंने हमारा चुरा के बोला है कि मनसा वाचा कर्मणा हो, जबकि ये दीदी वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। दीदी वो भी अपने हस्बैंड के साथ रही है, उसने क्यों नहीं छोड़ा? उसे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो साथ में रह रही हो, उसका हस्बैंड ना हो? मैं ऐसे ना बताती हूँ ना ऐसा मम क्यों है, क्योंकि सिगरेट नहीं, पीने वाला दूसरों को बोल रहा है कि तुम सिगरेट मत पियो। नहीं दीदी वो बात नहीं है। और जब सेंटरों में जाओ, मधुबन जाओ, वहाँ पे दूसरी इनकी नीति है, दोहरी नीति है। पहली नीति शिवानी पेश कर रही है, दूसरी नीति इन पे है। इसमें फैमिली बच्चे सब टूट रहे हैं, जो है वो सबके आपके पास में ब्रॉडकास्ट में आ ही रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? ये इनकी कौन सी चाल है? ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए है कि देखो हम इतना अच्छा बोल रहे हैं, हमें सुनो। हम कभी नहीं बोलते परिवार टूटने के लिए। तो आप इसके अपोजिट में यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्यों नहीं अगेंस्ट में खड़ी हुई कि ये यहाँ पे क्यों ब्रॉडकास्ट में ये सब एक्स बी के ऐसे बोल रहे हैं, पीड़ित वाले परिवार बोल रहा है, शिवानी जी क्यों नहीं स्टेप उठाती हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? वो नहीं देखती हैं? उनको नहीं पता चल रहा है मान टापू की बातें? वो क्यों अज्ञानी बनी हुई हैं? इसके माने जानबूझ के तुम्हें सब चीज मालूम है, तुम्हें हर चीजें मालूम है, तुम अज्ञान क्यों बन रही हो? तुम एक नारी हो, नारी का दुख दर्द। हम भी तो इंसान है, हमारे भी तो भगवान है। हम शिव चाहे सूत हो, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, एक इंसान तो है। तो आपको इतना नजर नहीं आ रहा है? आप सारी जगह जनता को नहीं दिख रहा है कि इतने परिवार टूट रहे हैं? ये लेडीज कैसे बोल रही है, कितने मधुर प्यार से खींच रही है, ये वाइब्रेशन, ये पानी में डाल के या फूक मार के 5 बातें, ये सब ये चीज ज्ञान दे रही। और चीजों के इनको नॉलेज नहीं है, और चीजों का इनका ज्ञान नहीं है, ये नहीं देख रही हैं। बस बोले जा रही, जनता मूर्ख बनी जा रही है। सब इनको दीदी मालूम है, सब इनको नॉलेज है, लेकिन ये अज्ञान बन रही हैं जानबूझ के। हर एक को पता है। तो ये क्यों नहीं उठाती? ये क्यों नहीं बोलती कि हम ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग ऐसे कर रहे हैं? ये क्यों नहीं वहां पे ऑब्जेक्शन करती हैं? इनका हक नहीं है परिवार को जोड़ना? खुद जाके घरों में नहीं जोड़ सकती कि सिर्फ बैठ के लेक्चर दे देना और वापस आ जाना? इनका फर्ज नहीं बनता है? बस दीदी मेरे को इतना ही कहना था। धन्यवाद अजय जी अपना कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आप सभी लोगों से धन्यवाद। सभी लोगों से विनती है कि प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और और जो कोई भी जानते हैं किसी बीके को, एक्स बीके को, तो उसको स्ट्रीम पर लाइए। सपना जी जो भी यहाँ पर हैं, जो आप जानते हो अगर, तो उनको लेकर आए ऊपर स्ट्रीम पर। आप सभी लोगों को ईश्वर जो है ब्लेस करे। और ओम नमो नारायण। मिलते हैं कल ऋग्वेद में।